चंदा कोचर, जिन्हें 2011 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 2015 में टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इनका नाम था और 2015 की ही फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में इनकी रैंक थी 36th और फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस 2014 में इनका रैंक था 2nd। अब इतने सारे अवार्ड मिले हैं तो हमें भी लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहेगी जब ये CEO बने थे ICICI बैंक के, लेकिन जो रियलिटी है वो इससे थोड़ी विपरीत है। और साथ ही रिसेंटली जो इन्हें अरेस्ट किया गया है उसके बाद इस स्कैम की बातें सब जगह हो रही हैं, लेकिन इस स्कैम की जो कहानी है वो काफ़ी पुरानी है। चंदा कोचर के CEO बनने के पहले की कहानी है ये, उसे आज हम डिटेल में समझेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। नंदलाल माधवराव धूत पिछले कई सालों से अलग अलग बिजनेस करते आए थे। इन्होंने शुगर मिल चलाई थी, ट्रेडिंग के बिजनेस भी किए थे और अब ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और 1980s में अपने 3 बेटे वेणुगोपाल, राजकुमार और प्रदीप कुमार के साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री की। अब यहाँ पर शुरुआत का काल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इन्होंने शुरुआत में तोशिबा कॉर्पोरेशन, जो कि जापानीज कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन किया और कलर टीवी का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। ये इंडिया की पहली उन कंपनीज में से थी जिन्हें कलर टीवी मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस मिला। लाइसेंस करते ही इन्होंने टारगेट रखा था कि हर साल 1 लाख टीवी मैन्युफैक्चर करने हैं और ऑफकोर्स उतने बेचने भी है, उसमें से कुछ एक्सपोर्ट भी करने हैं। और सबको ही पता है कि शुरुआत में जो उनका कलर टीवी था उसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। शायद आप में से भी कई सारे लोगों के पास वो रहेंगे। और भी क्या क्या चीज़ें आपके घर में वीडियोकॉन की है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो बड़ी दमदार थी कि आज तक वो चल रहे कई जगह पर। इसके साथ ही फिर धीरे धीरे इन्होंने देखा कि कलर टीवी तो अच्छे से चल गया, अब एक्सपांशन करना पड़ेगा। बिजनेस माइंड था तो बिजनेस भी इनको तेज़ी से बढ़ाना था, तो इन्होंने फिर AC में चले गए, रेफ्रिजरेटर में चले गए, वॉशिंग मशीन, पता नहीं कई सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लाए। तो अगले कुछ सालों में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में अपना मार्केट शेयर अच्छा खासा हासिल कर लिया। अब वेणुगोपाल धूत के हाथ में कंपनी की बागडोर थी। अब इन्होंने देखा कि जैसे रिलायंस ज़्यादातर पैसा ऑयल एंड गैस से कमाती है, वैसा ही हम भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से थोड़ा बहुत चलेगा काम, लेकिन मेजॉरिटी हमें उस डायरेक्शन में जाना है। अब ऑयल एंड गैस की बात करें तो इसमें पैसा बहुत लगता है, इसीलिए कंपनी ने शुरुआत में काफ़ी बड़े बड़े लोन लेना शुरू किया। कुछ अपना जो प्रॉफिट आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से, उससे अपना काम चलाया और उस बिज़नेस को बढ़ाया। वेणुगोपाल धूत का ये गोल था कि कंपनी का 80% रेवेन्यू ऑयल एंड गैस से आना चाहिए और 20% इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से। और फिर धीरे धीरे ऑयल एंड गैस से पैसा भी आने लगा, लेकिन उसी समय जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी वो बड़ी हॉट थी। तो वेणुगोपाल धूत से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर भी जाना है और इन्होंने यहाँ पर कई सारे लाइसेंसेस ले लिए 2G में। लेकिन फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया जिसमें 122 लाइसेंसेस कैंसिल किए गए और उसमें से 21 वीडियोकॉन के थे। जल्दी उन्हें पता चला कि टेलीकॉम तो हमसे कुछ जम नहीं रहा है, तो इससे एग्जिट कर लेते। बाद में इन्होंने DTH बिजनेस में एंटर किया, वो भी कुछ खास नहीं चल पाया, तो उसे उन्होंने डिश TV को बेच दिया। टेलीकॉम बिजनेस भी सही से नहीं चला। और फिर बात रही गैस फील्ड की, तो वहाँ से इन्हें शुरुआत में सक्सेस मिला, लेकिन जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल पाई। और बाद में लोन इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि कहीं ना कहीं से तो पैसे लाकर उसे रिपे भी करना है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ गैस फील्ड की जो ओनरशिप है उसे भी बेचना शुरू कर दिया। और इसी टाइम पीरियड में जो बाकी कंपटीटर से उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि वीडियोकॉन यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, तो यहाँ पर जाते हैं और अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। तो ऐसी कंपनी थी LG, सोनी, सैमसंग, जिन्होंने जब तक वीडियोकॉन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि हमारी गलती हो गई है, यहाँ पर हमने फोकस किया नहीं है, तब तक उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था। और फिर इसी चक्कर में हुआ ये कि कई सारी चीज़ें शुरू कर दी, एक भी ढंग से नहीं चली और उसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना पाई। अब एक तो प्रॉफिट नहीं बना पा रही है और उसके ऊपर करीब करीब 50,000 करोड़ के लोन हो गए। अब उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ दीजिए, अब उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए भी कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और ऐसे में कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया लोन को। और फिर जिन लोगों ने कंपनी को लोन दिया था वो NCLT के पास चले गए कि इसकी कंपनी की इंसॉल्वेंसी कर दीजिए और हमारा पैसा हमें लौटा दीजिए। अभी जो लोन थे ये कई सारे बैंक्स के थे, इसमें से 17,000 करोड़ का तो सिर्फ ICICI बैंक का ही लोन था। अब इसके लिए जो बीड मंगाई गई NCLT में कि कौन वीडियोकॉन को खरीदना चाहता है, तो ऐसे में अनिल अग्रवाल, वेदांता के, सबको ही नाम पता है, उनकी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ ने वीडियोकॉन को अक्वायर करने की बीड लगाई। कितने की? सिर्फ 2692 करोड़ की। तो इससे बैंक का तो मतलब कुछ भी पैसा नहीं निकल रहा था। फिर भी शुरुआत में इस बीड को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन ये बीड भी आगे चलकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, जिसका मतलब है कि जिन जिन लेंडर्स ने वीडियोकॉन को पैसा दिया था वो अब बिल्कुल फंस गए हैं। उनके लोन्स NPA में चले गए हैं, बैंक को ऑलमोस्ट लॉसेस हुए हैं बड़े बड़े।
अब बात आती है कि फिर आईसीआईसीआई बैंक, जनरली हम देखते हैं कि कोई बड़ा स्कैम होता है तो एक चीज़ वहाँ पर कॉमन होती है, कौन सी, कि वहाँ पर जो लोन दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट बैंक से दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोन दिया था वो एक प्राइवेट बैंक ने दिया था, जो कि उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक थी। अब इसके लोन के पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और यहीं पर ये पूरा स्कैम छुपा हुआ है। तो चलिए अब बैंक की साइड से इस पूरे स्कैम को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फिलहाल हमारे सारे कोर्सेज पर बहुत ही अमेजिंग न्यू ईयर ऑफर चल रही हैं, जहां पर हमारे दोनों भी कोर्सेज पर बहुत अमेजिंग डिस्काउंट मिल रहे हैं। इसके साथ हमने एक दोनों कोर्सेज का कॉम्बो पैक भी बनाया है, उस पर तो और भी जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और साथ ही इन कोर्सेज को आप किसी को नए साल में गिफ्ट भी दे सकते हैं और उन्हें भी नॉलेजेबल इन्वेस्टर बना सकते हैं। तो तुरंत इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिए और जितना नॉलेज इनसे ले सकते हो ले लीजिए। मिलते हैं कोर्स के पहले एपिसोड में। अब चंदा कोचर की बात करें तो वो उस टाइम एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं उस टाइम पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा था और हमारे कॉलेज में कुछ इवेंट था, जिसके लिए उस टाइम पुरंदर के जो एमएलए थे विजय बापू शिवतारे, उन्हें बुलाया गया था। और मुझे याद है कि उन्होंने तब बताया था कि वुमेन्स आज कुछ भी कर सकती है। एग्जाम्पल ही देख लीजिए चंदा कोचर का, जो आज आईसीआईसीआई बैंक, जो कि उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक थी, उसके सीईओ पद यानी टॉप पोजीशन पर बैठी थी। और वो पीरियड था 2013-14 का, जब हर कोई उनकी बात कर रहा था, हर कोई इनको प्रेज कर रहा था, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा था जो उन्होंने हासिल किया था। वो हालांकि एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले कोई भी महिला, इतनी बड़ी बैंक में कोई भी अब तक महिला सीईओ नहीं थी। और वो उन्होंने जो कर दिखाया था वो काफ़ी यूनिक था। और उसके बाद सिर्फ वही नहीं, और भी एक दो लोग थे और उनकी कहानी भी आईसीआईसीआई बैंक से ही शुरू होती है। जैसे कि मिस्टर केवी कामत, जो पहले आईसीआईसीआई बैंक को चलाते थे और आईसीआईसीआई बैंक को उन्होंने नंबर 1 प्राइवेट बैंक बनाया। उनका तो बहुत ही अलग फिनोमिनल काम है, बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर है। उनके बाद 2009 में चंदा कोचर सीईओ बनी। तो उस टाइम उनकी टीम में एक और सीनियर पर्सन थी, उनका नाम था शिखा शर्मा। आप बता सकते हैं कौन है? तो शिखा शर्मा वही पर्सन है जो बाद में एक्सिस बैंक के सीईओ बनी। यानी कि इंडिया में उस टाइम काफ़ी बड़ी बड़ी बैंक्स पर महिलाएं काम कर रही थी सीईओ पद पर, और जो कि काफ़ी प्राउड मूवमेंट था सभी के लिए। और इसी के चलते उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल रहे थे। तो सारी चीज़ें काफ़ी उनके फेवर में चल रही थी। तभी उसी बीच 2018 में उन पर आरोप हुए करप्शन के। अब जैसे ही आरोप हो गए उसके बाद उन्हें तुरंत लीव पर भेजा गया। और बाद में जब ये आरोप काफ़ी बढ़ने लगे उसके बाद उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सबसे पहले तो आईसीआईसीआई बैंक से जब पूछा गया इन चीज़ों के बारे में तो उन्होंने हाथ झटक दिए, बोला कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे ही पब्लिक प्रेशर बढ़ने लगा, बिकॉज कंपनी लिस्टेड थी स्टॉक एक्सचेंजेस पर, आम इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सारा पैसा कंपनी में डाला था, तो प्रेशर आना तो जायज़ था। जिस करप्शन का आरोप चंदा कोचर पर लगा था वो करप्शन काफ़ी पुराना था, वो साल 2011-12 के करीब का था। लेकिन अब 2018 में अचानक से ये बाहर कैसे आ गया, तो इसके पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अरविंद गुप्ता नाम के एक पर्सन ने पीएमओ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक लेटर लिखा। तो इसमें उन्होंने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो कई सारे लोन दिए थे वीडियोकॉन को, जो कि करीब 32,000 करोड़ का था, वो काफ़ी फ्रॉडुलेंट तरीके से पास किया गया है। उस टाइम सैंक्शनिंग कमेटी के जो हेड थी वो चंदा कोचर थी। और इस लोन के पास होते ही कुछ ऐसे और ट्रांजैक्शंस हुए जिससे ये प्रूव होता है कि ये एक स्कैम था। 2008 में दीपक कोचर, जो कि चंदा कोचर के हस्बैंड थे, और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत, इन्होंने मिलकर न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। एक महीने बाद ही जनवरी 2009 में धूत ने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया और अपने जो शेयर्स थे वो उन्होंने दीपक कोचर को सिर्फ 2.5 लाख रुपीस में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जल्दी सुप्रीम एनर्जी नाम की कंपनी ने न्यू पावर में पैसा इन्वेस्ट करके उसका 94.9% स्टेक हासिल कर लिया। तो अब न्यू पावर की होल्डिंग किसके पास आ गई? सुप्रीम एनर्जी के पास। और सुप्रीम एनर्जी ने बाद में ये अपना जो स्टेक है ये महेश चंद्र पुंगलिया को ट्रांसफर कर दिया। फिर महेश चंद्र पुंगलिया ने ये जो स्टेक है वो पिनेकल एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, जिसके ट्रस्टी थे दीपक कोचर। तो यहाँ पर यह पाया गया कि जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को लोन ट्रांसफर किया, उसके 48 आवर्स के अंदर ये 64 करोड़ सुप्रीम एनर्जी से न्यू पावर में आ गए। अब ये जो सुप्रीम एनर्जी है वो वेणुगोपाल धूत की कंपनी थी और वहाँ से 64 करोड़ रुपीस का लोन दिया गया न्यू पावर को। और बाद में अल्टीमेटली न्यू पावर की होल्डिंग किसके पास आ गई? वो आ गई पिनेकल एनर्जी के पास, जिसके ट्रस्टी थे दीपक कोचर। यानी सिंपल भाषा में बताओ तो घुमा फिरा कर पैसा दीपक कोचर के पास आ गया, 64 करोड़ रुपीस लोन पास करने के बदले में, ऐसा आरोप था अरविंद गुप्ता का। और फिर बाद में इसमें से 1700 करोड़ का जो लोन है वो डिफॉल्ट हो गया। इसी के चलते आईसीआईसीआई बैंक की जो एनपीए है वो बढ़ने लगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रॉस एनपीए था वो 2013 में से 3.2 था और 2018 आते आते ये 9.9 पर चला गया, 3 गुना से भी ज़्यादा ये बढ़ गया। आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पर सिर्फ एनपीए में ही प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम बैंक के प्रॉफिट की बात करें तो 2011 में वो 6300 था और 2019 आते आते ये सिर्फ 5600 पर आ गया। यानी पिछले 7-8 साल में जो भी ग्रोथ कंपनी ने की थी वो फिर से बैक टू पवेलियन आ गई थी।
लेकिन अच्छी चीज़ आईसीआईसीआई बैंक के लिए बाद में ये हुई कि चंदा कोचर चली गई, जो कि एक अच्छी चीज़ साबित हुई। उसके बाद आए संदीप बख्शी, और संदीप बख्शी ने फिर जो टर्न अराउंड किया आईसीआईसीआई बैंक को, दैट इज़ फिनोमिनल। आप अगर देखें तो 2019 में 5600 का प्रॉफिट था, जो 2020 में डबल हो गया, 2021 में वो और डबल हो गया, और 2022-23 में वो फिर से डबल होने जा रहा है। तो 5600 से फिलहाल अगर हम लास्ट 12 मंथ्स के अगर कंपनी के प्रॉफिट देखें, आईसीआईसीआई बैंक के प्रॉफिट देखें, तो वो है 31,108 करोड़। और जो ग्रॉस एनपी है वो भी अभी 3.76 पर आ गया है, काफ़ी कम हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि ठीक है, इसमें हमारा कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बैंक को कुछ खास लॉस नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन जैसे पब्लिक से प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि एक पब्लिक बैंक थी, इसके शेयर्स लिस्टेड थे, तो लोगों ने प्रेशर बनाया, और बाद में इन्होंने क्या किया कि इंटरनल प्रोब शुरू किया। और इस इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के जो हेड थे वो थे जस्टिस BN श्रीकृष्णा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे। अब इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें उन्हें पता चला कि अरविंद गुप्ता के जो आरोप हैं वो सही साबित हो रहे हैं। और उसके बाद अरविंद गुप्ता ने जो पीएमओ को लेटर लिखा था उस पर 1 साल में तो कोई एक्शन नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे आरोप सही साबित होने लगे तो 3 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर काम करने लगी। CBI, ED एंड SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब इन तीनों ने मिलकर रेड डालना शुरू किया, काफ़ी कुछ चीज़ों को डिटेल में जाना शुरू किया, और बाद में इन्हें पता चला कि हाँ, ये आरोप सही साबित हो रहे हैं। इसी के चलते CBI ने रिसेंटली इन तीनों को, यानी चंदा कोचर, उनके हस्बैंड दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत, इनको अरेस्ट कर लिया है। अब अच्छी चीज़ ये है कि अब तक जो प्राइवेट बैंक थी वहाँ पर ऐसे कुछ सीरियस एक्शंस अब तक नहीं ली गई थी, लेकिन ये जो लिया है इससे एक सिग्नल दिया है कि चाहे आप गवर्नमेंट बैंक्स हो या फिर प्राइवेट बैंक्स हो, अगर आप गलत काम करते हो तो आपको इसी तरह का अंजाम भुगतना पड़ेगा। एंड रिसेंटली कुछ टाइम से मैं भी ये देख रहा हूँ पर्सनली कि इंडिया के जो रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो RBI हो, SEBI हो, वो काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्ट कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़ भी काफ़ी प्रोएक्टिव है, और जिस तरह के एक्शंस ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये प्रोसेस काफ़ी स्लो थी, और मैं कई बार इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करता था कि डिसीजन नहीं ली जा रही है, लेकिन रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि चाहे RBI हो या फिर SEBI हो, डिसीजंस क्विकली ली जा रही है। और जहाँ तक इस तरह की फ्रॉड की चीज़ें हैं तो उसमें बाकी एजेंसीज भी काफ़ी एक्टिवली उसे डील कर रही हैं। तो ये था चंदा कोचर का पूरा स्कैम। लेकिन आज तक ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई है कि जब से चंदा कोचर आई है, बैंक आईसीआईसीआई बैंक जो है वो इसी डायरेक्शन में गई है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ खास बढ़ा नहीं है, कंपनी का जो NPA है वो कई गुना बढ़ा है। और ये जो केसेस थी फ्रॉड की, इसकी तैयारी आप देखिए, 2008 में वो कंपनी फॉर्म की गई, न्यू पावर, और 2009 में चंदा कोचर CEO बने। तो उनके CEO बनने से पहले से ही ये काफ़ी सारे जो कारनामे हैं वो चल रहे हैं, और इसके बावजूद भी उन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं, कई सारे मैगजीन्स, जब कोई भी मैगजीन उठा लो हम तब उठाया करते थे तो इनकी पिक्चर रहती थी, तो उसके बावजूद भी उन्हें काफ़ी सारी पब्लिसिटी तो मिली, जिसके बाद ये पता चलता है कि इन्होंने अपनी इमेज पूरी तरह से क्लीन रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो फ्रॉड है वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है, और इस केस में भी आ गया। और इससे ये भी पता चलता है कि स्कैम को ढूंढना कितना मुश्किल है हम इन्वेस्टर्स के लिए, कि अगर इस तरह के पर्सन्स भी इस तरह की चीज़ें कर सकती है तो अंदर क्या कुछ चल रहा होगा वो मतलब सोचना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट यही है कि एज एन इन्वेस्टर हमारे हाथ में यही है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, ताकि 10 में से 2-3 कंपनीज़ में फ्रॉड भी हो तो एटलीस्ट बाकी की जो कंपनीज़ है वो हमें ग्रोथ फेज़ पर लेके जाए। कितना भी प्रोएक्टिवली एनालिसिस कर लो, काफ़ी कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जो आप पहचान ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी अपना पोर्टफोलियो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड मत रखो 1 या 2 कंपनीज़ पर, बिकॉज नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, उन 2-3 कंपनीज़ पर कभी ना कभी चीज़ें गलत हो जाती है और उसका नुकसान हम इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ता है। तो यही कुछ लेसन्स इस एपिसोड से हमें मिले हैं। बट हाँ, मतलब एक चीज़ भी देखने जैसी थी कि जैसे ही उन्होंने पोजीशन ली बैंक में CEO की, उसके बाद भी ग्रोथ जो थी वो डाउनवर्ड ही जा रही थी, तो वो भी एक सिग्नल था कि ठीक है, फ्रॉड होगा नहीं होगा वो तो नहीं पता था, बट परफॉर्मेंस तो नहीं थी, वो तो क्लियर इंडिकेशन था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा स्कैम है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कई सारे लोग के आप में से ये कंप्लेंट रहती है कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, तो एक बार आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, शायद नोटिफिकेशन आपको सारी आ जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।